2018 से 2023 तक पूछे गए इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इस सीरीज़ में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने मुझे पहली बार ज्वाइन किया है फॉर योर यूजीसी प्रिपरेशन एट माइंड योर इकोनॉमिक्स चैनल, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मेरा नाम सिमरन सहगल है और मैं इसी चैनल के ऊपर यानी कि माइंड योर इकोनॉमिक्स चैनल के ऊपर आपकी तैयारी करवाती हूँ रिगार्डिंग NTA UGC नेट JRF एग्जाम। सो दिस इज़ द पार्ट 2 फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। इसका पार्ट 1 जो है वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ आप सबके साथ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे ज़रूर से देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद उसका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो उसका लिंक आपको साइड में भी दिख जाएगा, कहीं यहाँ पर या यहाँ पर। ओके, तो चलिए हम बिल्कुल भी देरी नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो हम पहले कवर कर चुके हैं जो हमारे 2023 में क्वेश्चंस पूछे गए थे, 2022 में, 2021 और 2020 में जो क्वेश्चंस हमसे पूछे गए थे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 2019 की जो दोनों पेपर्स थे और जो 2018 के दोनों पेपर्स थे उनके इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस थे। दिस इज़ दिसंबर 2019। सो दिसंबर 2019 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है। So a tax of ₹20 per unit of imported cheese would be an example of what? ठीक है, तो आपको अलग अलग तरीके के यहाँ पर टैरिफ्स दिए गए हैं। आपको बताना है कि ये जो टैक्स 20 रुपये का लगाया गया है पर यूनिट के ऊपर, ये किस तरीके का आपका टैक्स है या किस तरीके का आपका टैरिफ है। टैरिफ इज सिंपली अ टैक्स ऑन योर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके, टैक्स ऑन इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट के ऊपर अब आजकल नहीं लगाया जाता है ऑब्वियसली बिकॉज आप एक्सपोर्ट को अपने प्रमोट करना चाहते हैं और इम्पोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, तो इम्पोर्ट्स के ऊपर आपका यूजुअली टैरिफ जो है वो इम्प्लाई किया जाता है। ओके, चलिए, सो टैरिफ अब हमें देखना है कि ये जो 20 रुपये का लगाया गया है पर यूनिट के हिसाब से ये किस तरीके का टैरिफ है। तो जब भी आपको टैरिफ दिखता है ना पर यूनिट के हिसाब से, यानी कि एक फिक्स्ड अगर आपको टैरिफ या टैक्स दिख रहा है, सो दैट इज़ अ स्पेसिफिक टैक्स। ठीक है, इट इज़ अ स्पेसिफिक टैक्स। अगर कोई भी टैक्स आपका वैल्यू पर लगाया जाता है, ठीक है, यानी कि जैसे जैसे वैल्यू इंक्रीज हो रही है किसी भी कमोडिटी की और उसके साथ साथ टैक्स भी बढ़ता चला जाए, सो दैट काइंड ऑफ टैक्स इज एड वैलोरम। ठीक है, एड वैलोरम। ठीक है, एड वैलोरम टैरिफ आपका ये होता है। ओके, जो आपकी वैल्यू के ऊपर लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल आपका 20% टैरिफ। ठीक है, तो अगर आपकी वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट कितनी है 200 रुपये, तो 200 का 20% कितना हो जाएगा आपका, दिस इज़ गोइंग टू बी 40 रुपीज़। ओके, लेकिन अगर इसी प्रोडक्ट की वैल्यू कल को 200 से 300 रुपये हो जाती है, ठीक है, तो अब भी इसका 20% टैरिफ लगना है, लेकिन अब टैरिफ कितना हो जाएगा 60 रुपये। ठीक है, यानी कि आपकी वैल्यू के बढ़ने के साथ साथ ये टैरिफ भी बढ़ता चला जाएगा। लेकिन ये जो आपका टैरिफ है यानी कि 20 रुपये पर यूनिट, यानी कि आप कितनी भी यूनिट्स खरीदेंगे आपको हर यूनिट के लिए 20 ही रुपये देने हैं, फिक्स्ड आपको देने हैं। ठीक है, सो दैट इज़ अ स्पेसिफिक टैक्स। तो स्पेसिफिक टैरिफ या स्पेसिफिक टैक्स आप कह सकते हैं। सो दिस सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following institutions is related with the green और blue box subsidy? ठीक है, सबसे पहले तो ये किससे रिलेटेड है, ग्रीन एंड ब्लू बॉक्स सब्सिडीज। दिस इज रिलेटेड टू योर AOA विच इज़ अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है, तो आप कई जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं ना वो क्या करती हैं कि अपने फार्मर्स को या प्रोडक्शन के ऊपर काफ़ी तरीके की सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए सब्सिडीज़ प्रोवाइड करोगे तो आप इंटरनेशनल प्राइजेस के हिसाब से काफ़ी कम प्राइसेस में प्रोड्यूस कर पाओगे, तो यानी कि आपके जो एक्सपोर्ट्स होंगे वो बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव हो जाएंगे मार्केट के अंदर, और जो दूसरे डेवलप्ड नेशंस हैं उनके जो उनकी प्राइसिंग है उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शंस क्रिएट हो जाएंगी। ठीक है, क्योंकि डिमांड नहीं होगी फिर डेवलप्ड इकोनॉमीज़ के प्रोडक्ट की, क्योंकि आपने प्रोडक्शन के लिए सब्सिडीज़ दे रखी हैं। ठीक है, सो दीज काइंड ऑफ सब्सिडीज़, जो कई तरीके की सब्सिडीज़ होती हैं जो आप डिस्टॉर्ट करती हैं आपके ट्रेड को। ठीक है, इसीलिए जो WTO है, ठीक है, WTO विच इज़ द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने ये अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर किया हुआ है जिसके अंडर आपकी कई तरीके की सब्सिडीज़ उन्होंने प्रोवाइड कर रखी है। ठीक है, तो दिस इज़ ग्रीन बॉक्स सब्सिडी है एक आपकी। ठीक है, एक आपकी ब्लू बॉक्स सब्सिडी है, एक आपकी एम्बर बॉक्स सब्सिडी है। ठीक है, एक आपकी वो डेवलपमेंट बॉक्स सब्सिडी है।
ठीक है। तो ये कुछ तरीके की आपकी सब्सिडीज़ जो हैं वो उनकी डेफिनेशन जो है प्रोवाइड कर रखी है WTO ने, ठीक है। सो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द राइट आंसर, ओनली डी, थर्ड ऑप्शन। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वर ब्रॉट इनटू द उरुग्वे राउंड ट्रेड नेगोशिएशन। ये हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस किया था अच्छे से, उरुग्वे ट्रेड नेगोशिएशन विच वाज द 8th मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन, 8th MTN था ये आपका, मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशन ऑफ गैट, ठीक है। गैट का जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, तो उसका आपका ये एक नेगोशिएशन था, लास्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन था, जिसके बाद हमारा WTO एस्टैब्लिश हुआ था इन द ईयर 1995, ठीक है। ये 1994 में आपका एंड हुआ था उरुग्वे राउंड, और 1995 में WTO फॉर्म हुआ था। तो WTO के अंदर आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो क्लॉज है वो भी आया था, ठीक है। IPRs का आपका कॉपीराइट्स हो गए, पेटेंट्स हो गए, देन जोग्राफिकल इंडिकेटर्स हो गए, सो ऑल दीज काइंड्स ऑफ ट्रेडमार्क्स हो गए, ऑल दीज काइंड्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वर ब्रॉट इनटू द फ्रेमवर्क ऑफ WTO ओनली, ठीक है। तो ये आपके उरुग्वे ट्रेड नेगोशिएशंस के टाइम पर ही हुआ था, सो दिस इज राइट। देन इंटरनेशनल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस कैन बी यूज टू डिस्करेज द वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये बिल्कुल ठीक है कि आप अगर इंटरनेशनल ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं, ठीक है, अगर आप मूवमेंट के ऊपर, गुड्स एंड कैपिटल के ऊपर, अगर उनकी मूवमेंट के ऊपर अगर आप कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं तो वो आपके वायलेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को डिस्करेज करता है। सो दिस इज ऑल्सो राइट, बट दिस इज़ नॉट द रीज़न फॉर असर्शन, ठीक है। ये रीज़न नहीं है आप, क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स हैं, ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है, ओके। सो बोथ A and R आर ट्रू, बट R इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which trade policy results in the government levying both specific and ad valorem? तो अगर आपकी गवर्नमेंट ने ऐसी कोई ट्रेड पॉलिसी लगाई है जिसके अंदर दोनों तरीके के आपके टैरिफ्स लग रहे हैं, स्पेसिफिक भी लग रहा है विच इज़ पर यूनिट, ठीक है, जो फिक्स रहता है, एंड एड वॉलरम भी लग रहा है विच इज़ योर जो वैल्यू के ऊपर लगता है, जो परसेंटेज की फॉर्म में होता है, ठीक है, विच वेरीज विद द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो जब दोनों तरीके की आप लगाते हो तो इसको आप कंपाउंड टैरिफ कहते हैं, ठीक है। कंपाउंड का मतलब ही क्या होता है, जो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों से मिलके बना हुआ है, ठीक है। सो कंपाउंड टैरिफ वही है जो आपके स्पेसिफिक टैरिफ और एड वॉलरम टैरिफ को मिला के बना है। सो दिस इज थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। देखो पहले जो आपके क्वेश्चंस आते थे ना, जैसे 2019-2018 के टाइम के क्वेश्चन है, काफ़ी आसान आते थे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के, तो इसीलिए जल्दी से सॉल्व भी हो रहे हैं और आसान भी लग रहे हैं। लेकिन हमने जो इससे पिछली वाली वीडियो करी थी जिसमें हमने लेटेस्ट क्वेश्चंस किए इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी के, अब वो डिफ़िकल्ट आते हैं क्वेश्चन, अब आपकी वो थ्योरीज नई थ्योरीज में से पूछते हैं और आपकी थ्योरीज के भी इन डेप्थ जाके वो पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो अब आपको जो तैयारी है वो इंटरनेशनल की इतना ऊपर से नहीं करनी है, अब इन डेप्थ आपको सारी थ्योरीज पढ़नी पड़ेंगी। तो उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो को रेफ़र ज़रूर से कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट आफ्टर डूइंग दिस वीडियो, क्योंकि ये आपके लिए एक बेस क्रिएट करेगी जिसकी वजह से आपका जो फर्स्ट वीडियो थी वो और आसान लगेगी, ओके। चलो, सो अरेंज द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। तो आपको क्रोनोलॉजी में लगाना है, इन सबके ईयर्स में आपको बता देती हूँ क्या क्या है। सो फर्स्ट इज थ्योरी ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, दिस वॉज गिवन बाय हैबर्लर, ठीक है। ये मैंने शायद पिछली जो वीडियो थी उसमें भी बताया था, ये हैबर्लर की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी है, इट वाज गिवन इन द ईयर 1936, ठीक है। देन थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट, इट वाज गिवन बाय डेविड रिकार्डो, ठीक है, इन द ईयर 1817, ओके। देन थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट कॉस्ट, दिस वाज गिवन बाय एडम स्मिथ इन द ईयर 1776, ओके। Then factor price equalization theorem, this was given by your Samuelson in the year 1949, 1948, हाँ 1949 या 1948 आप कह सकते हो, ओके। सो दिस वाज फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। तो इन सबको अब आप अरेंज कर लीजिए। सबसे पहले कौन सा आया आपका, एडम स्मिथ की आई, दैट मीन्स डी। देन रिकार्डो की आई थी आपकी, देन बी। देन आपकी आई है हैबर्लर की ए, और लास्ट में आपकी फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन सी। सो डी बी ए सी इज द राइट आंसर, फर्स्ट ऑप्शन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर ऑयल इम्पोर्टिंग कंट्रीज द इंक्रीज इन ऑयल प्राइस इन 1970s एंड मिड 2000 कॉन्ट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब देखो जो भी कंट्रीज ऑयल इम्पोर्ट कर रही हैं उनके लिए ऑयल प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर गया। अब देखो आपको 1970s में क्या हुआ था, मिड 2000 में क्या हुआ था, अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, ठीक है।
तो अगर आप एक ऑयल इम्पोर्टिंग कंट्री हो, या आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी रॉ मटेरियल को अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो और उसका प्राइस मार्केट के अंदर बढ़ जाए, ठीक है, तो उससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी इकोनॉमी के ऊपर, ये आपको आंसर करना है, ठीक है। सो इम्प्रूविंग द टर्म्स ऑफ ट्रेड, नो, आपके टर्म्स ऑफ ट्रेड तो डेटोरिएट कर जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपकी जो इम्पोर्टिंग जो प्रोडक्ट है, ठीक है, आपका होता क्या है, ये क्या नाम है, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या होता है, इट इज़ प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इम्पोर्ट। आपके इम्पोर्ट के प्राइस जो है वो इंक्रीज कर गए हैं, तो ये इंक्रीज करेगा तो ये ओवरऑल फॉल करेगा फ्रैक्शन, दैट मीन्स आवर टर्म्स ऑफ ट्रेड आर डेटीरियोरेटिंग नॉट इम्प्रूविंग, तो दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट्स, करेक्ट, ट्रेड डेफिसिट आपका हो जाएगा, कैसे ट्रेड डेफिसिट होगा, ट्रेड डेफिसिट कब होता है, व्हेन योर इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, ठीक है, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज़ मोर देन द एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ऑब्वियसली जब आपके इंपोर्ट्स का प्राइस इंक्रीज कर जाएगा तो आपके इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, दैट मीन्स आपके ट्रेड डेफिसिट्स होने लगेंगे, सो दिस इज़ राइट। नेक्स्ट, प्राइस इन्फ्लेशन, प्राइस इन्फ्लेशन कैसे होगी, बिकॉज आपके अब रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ चुका है तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो आप उसका जो अपना फाइनल प्रोडक्ट है उसका प्राइस बढ़ा देंगे इन द मार्केट टू कवर योर कॉस्ट, ठीक है, तो इसीलिए आपकी इकोनॉमी के अंदर प्राइस इन्फ्लेशन हो जाएगी, महंगाई बढ़ जाएगी। कंस्ट्रेंट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ हैम्पर होनी ही है यहाँ पर, क्यों, क्योंकि महंगाई हो जाएगी, महंगाई होने से आपकी डिमांड कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम होने से, ठीक है, सो डी ऑप्शन इज ऑल्सो राइट, सो आंसर मस्ट बी बी, सी एंड डी, सेकेंड ऑप्शन। आगे देखते हैं, हेक्सर-ओलिन ट्रेड मॉडल मेंटेन्स दैट, अब ये हेक्सर-ओलिन ट्रेड मॉडल क्या है ये हम समझ लेते हैं, दिस इज एचओ थ्योरी। सो एचओ थ्योरी क्या कहती है आपकी, ये शायद मैंने पिछली वीडियो में बताया है या नहीं बताया है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। एचओ थ्योरी है आपकी हेक्सर-ओलिन थ्योरी, हाँ। सो हेक्सर-ओलिन थ्योरी के अंदर क्या एक्सप्लेन किया गया है कि अगर एक कंट्री जो है वो उसी कमोडिटी को एक्सपोर्ट और प्रोड्यूस करेगी, ठीक है, जिसके अंदर उसकी फैक्टर अबंडेंस है, ठीक है, और उस कमोडिटी को इंपोर्ट करेगी जिसमें उसकी फैक्टर स्कार्सिटी है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, इफ़ एन इकोनॉमी इज़ लेबर अबंडेंट, ठीक है, अगर एक इकोनॉमी लेबर अबंडेंट है तो वो लेबर इंटेंसिव कमोडिटी को क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी और प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। और अगर एक इकोनॉमी आपकी कैपिटल अबंडेंट है, यानी कि वहाँ पे कैपिटल ज़्यादा है, सो इट विल एक्सपोर्ट एंड प्रोड्यूस, या फिर प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट, उल्टा बोल रही हूँ मैं, प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट कैपिटल इंटेंसिव कमोडिटी, ठीक है, यानी कि जो सा भी फैक्टर आपके पास ज़्यादा है, जिस फैक्टर की एंडोमेंट आपके पास ज़्यादा है, उसी फैक्टर से बनने वाले प्रोडक्ट को आप एक्सपोर्ट करोगे, ठीक है। क्यों ऐसा है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आपके पास लेबर ज़्यादा है तो लेबर वहाँ पे सस्ती होगी, तो आप लेबर से बनाना पसंद करोगे कमोडिटीज़ को, ठीक है, तो आप ज़्यादा प्रोड्यूस लेबर वाली चीज़ें करोगे तो एक्सपोर्ट भी ज़्यादा उसी को ही करोगे। सो आंसर देखते हैं, कंपैरेटिव एडवांटेज डिटरमिन्स, नो, कंपैरेटिव एडवांटेज तो किस में है आपका, डेविड रिकार्डो की थ्योरी, ठीक है, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। नेक्स्ट, अ कंट्री एक्सपोर्ट्स गुड्स फॉर विच इट्स रिसोर्स एंडाउमेंट्स आर मोस्ट सूटेड, ठीक है, दिस इज राइट। एक कंट्री उस कमोडिटी को एक्सपोर्ट करेगी जिसमें उसकी एंडाउमेंट सबसे ज़्यादा हो। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, एब्सोल्यूट आपका कौन सा है, दिस वाज गिवन बाय एडम स्मिथ। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ लेबर इज लिमिटेड बाय द साइज ऑफ द वर्ल्ड मार्केट, अगेन यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर की कोई बात नहीं की गई। डिवीजन ऑफ लेबर की कहाँ पर बात की गई है, कौन सी थ्योरी में, एडम स्मिथ की थ्योरी में बात की गई है, देन आपके रिकार्डो की थ्योरी में इसकी बात की गई है, ठीक है। दिस डिवीजन ऑफ लेबर वाला जो कॉन्सेप्ट था फिर आपका हेबर्लर की थ्योरी तक पहुँचते पहुँचते ख़त्म हो गया था। चलो, सो आंसर मस्ट बी सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। इन अ गिवन सिचुएशन प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट आपको दिया है, प्राइस ऑफ इम्पोर्ट दिया है, ZX आपको दे रखा है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द वैल्यू ऑफ सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड। अब मैंने आपको पूरा टर्म्स ऑफ ट्रेड जो है कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में करवा दिया है, तो अगर आपको नहीं पता है कितने तरीके के टर्म्स ऑफ ट्रेड होते हैं तो उस वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं सिंगल फैक्टोरियल टर्म्स ऑफ ट्रेड की। इसका फॉर्मूला क्या था, इट वाज गिवन बाय वाइनर एंड इसका फॉर्मूला था PX/PM × ZX, ठीक है। आपका
वैल्यू जो है उससे आप मल्टीप्लाई कर देते थे, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स जो आपका था उससे आप मल्टीप्लाई कर देते थे, ठीक है। चलो तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम सिंपली। दिस विल बी 170 डिवाइडेड बाय 190 इंटू 152, दिस विल कम आउट टू बी 136 विच इज़ द आंसर फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। India's trade policy review is carried out every 4 years, which is right. Fact based question है आपका। इंडिया का ट्रेड पॉलिसी रिव्यू जो है हर 4 साल में ही होता है। WTO has a mechanism for regular review of the trade policy of the member countries. This is also right. WTO जो है वो रेगुलरली अपने मेंबर कंट्रीज़ की ट्रेड पॉलिसी को रिव्यू करता रहता है, देखने के लिए कि कहीं उनकी ट्रेड पॉलिसीज़ डिस्टॉर्टिंग तो नहीं है, ट्रेड डिस्टॉर्टिंग तो नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए वो उसका ध्यान रखते हैं। सो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, सो दिस इज़ अ न्यू कॉन्सेप्ट आपके लिए, ठीक है, क्योंकि इस पे आपका क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया था पिछले ही वीडियो के अंदर, तो अब ये अच्छा खासा क्वेश्चन है आपके लिए। तो मैं इसको कहूँगी दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। तो इसको देखते हैं। फर्स्ट क्या दिया है आपको, फॉरवर्ड एक्सचेंज। सो फॉरवर्ड एक्सचेंज क्या होगा आपका, इसके अंदर हम देखते हैं अ डिवाइस ऑफ कवरिंग एक्सचेंज, नो अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय एंड सेल फॉरेन एक्सचेंज अगेंस्ट अनदर करेंसी एट सम फिक्स्ड रेट इन द फ्यूचर एट अ प्राइस अग्रीड, येस दिस इज फॉरवर्ड एक्सचेंज। अब देखो फॉरवर्ड एक्सचेंज क्या होता है कि आपको डर है, ठीक है, आपको डर है कि कल को जो एक्सचेंज रेट है वो या तो अप्रिशिएट कर जाएगा या फिर डेप्रिशिएट कर जाएगा, यानी कि फ्लक्चुएशंस हो जाएंगी एक्सचेंज रेट के अंदर। तो आप क्या करते हो, आज ही डिसाइड कर लेते हो कि आप फॉरेन एक्सचेंज को या तो बाय करोगे या सेल करोगे इन द फ्यूचर, बट एट द प्रेजेंट रेट ऑफ एक्सचेंज, ठीक है। आज जो प्राइस चल रहा है, जो आज एक्सचेंज रेट है, उसी के ऊपर आप लॉक कर देते हो अपने कॉन्ट्रैक्ट को कि इसी जो भी एक्सचेंज रेट आज है इसी के ऊपर ट्रांजैक्शन होगी इन द फ्यूचर, ठीक है। इन द फ्यूचर मैं फॉरेन एक्सचेंज को या तो बाय करूँगा या सेल करूँगा एट द प्रेजेंट एट द स्पॉट एक्सचेंज रेट। और जो फॉरवर्ड दैट इज़ फॉरवर्ड एक्सचेंज, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि अगर इन फ्यूचर आपका एक्सचेंज रेट आपके फेवर में नहीं है तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि आपने पहले से ही अपने स्पॉट एक्सचेंज रेट के ऊपर डिसाइड किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज हेजिंग। तो हेजिंग क्या होता है, हेजिंग इज सिंपली टूल दैट यू यूज़ टू कवर योर फॉरेन एक्सचेंज रिस्क। जो भी आपके फॉरेन एक्सचेंज रिस्क है मार्केट के अंदर विच रिलेट टू योर फ्लक्चुएशन इन द एक्सचेंज रेट, उसको जब आप कवर करते हैं दैट पर्टिकुलर टेक्निक इज नोन एज हेजिंग। So it is a device of covering exchange risk against the price rise of the foreign currency, ठीक है। This is hedging. Then arbitrage. Arbitrage क्या होता है, arbitrage होता है जब आपकी दो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ए एंड दिस इज अ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बी। अगर फॉरेन एक्सचेंज फॉर एग्जांपल किसी भी रीज़न की वजह से इन दोनों मार्केट्स के अंदर कुछ टाइम के लिए डिफ़र हो जाता है, ठीक है, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज फॉर एग्जांपल ए मार्केट के अंदर अभी सस्ता है, ठीक है, इट इज़ चीप इन ए, तो आर्बिट्रेटर क्या करेगा, ही विल बाय फ्रॉम दिस मार्केट, ही विल बाय द फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम दिस मार्केट बिकॉज इट इज़ रिलेटिवली चीपर इन दिस मार्केट, तो यहाँ से ये खरीदेगा और बी मार्केट के अंदर इसको क्या कर देगा, सेल कर देगा, ठीक है। क्यों सेल कर रहा है, क्योंकि बी के अंदर ही थोड़ा महंगा है, ठीक है, तो इसने यहाँ से सस्ते में ख़रीदा महंगे में बेच दिया, तो जो भी इसको बीच में प्रॉफिट हुआ ना दैट इज़ आर्बिट्रेज का प्रॉफिट, ठीक है। तो इसने क्या किया, क्योंकि दो मार्केट्स के बीच में एक्सचेंज रेट का थोड़ा सा फ़र्क आ गया था बिकॉज ऑफ सम रीज़न, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उसने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया, यहाँ से सस्ते में ख़रीदा, दूसरे में महंगे में बेच दिया। तो जब रेगुलरली आपकी आर्बिट्रेज चलती रहती है तो इवेंचुअली आपके ये दोनों जो एक्सचेंज रेट है मार्केट में वो बराबर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डिमांड एंड सप्लाई का ही फ़र्क था, वो डिमांड एंड सप्लाई दोबारा से मैच हो जाएगी, वो आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। सो आर्बिट्रेज क्या है, इट्स अ मैकेनिज्म विच मेक्स टू मार्केट्स दैट आर फिजिकली सेपरेट अ सिंगल मार्केट इन द इकोनॉमिक सेंस, ठीक है, जो एक्चुअली फिजिकली दोनों मार्केट्स अलग हैं बट उसने उनको एक ही मार्केट बना दिया, यहाँ से खरीदा यहाँ पे बेच दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्पीशी पॉइंट। स्पीशी पॉइंट क्या होता है, इट इज़ द मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट बिटवीन टू लिमिट सेट बाय द कॉस्ट ऑफ मूविंग गोल्ड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, ठीक है। तो ये आपकी एक्सचेंज
रेट के लिए एक लिमिट सेट कर देते हैं कि आपका जो एक्सचेंज रेट है वो इसी लिमिट के बीच में ही फ्लक्चुएट कर सकता है, इससे ज़्यादा या इससे कम फ्लक्चुएट नहीं कर पाएगा, ठीक है। एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट ऑफ मूविंग गोल्ड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। जो ये आपकी लिमिट सेट की गई है, अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, दैट इज डिसाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ मूविंग गोल्ड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर। सो दिस इज स्पीशी पॉइंट। तो इसलिए अब इसको मैच कर लेते हैं। दिस इज सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड, 2 1 4 3, 2 1 4 3, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो इसी के साथ हमारा दिसंबर 2019 कंप्लीट होता है। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स जून 2019 क्वेश्चंस। चलो, अगेन मार्शल लर्नर की कंडीशन। तो अगर आपको मार्शल लर्नर की कंडीशन नहीं पता है तो मैंने पिछली वीडियो के अंदर अच्छे से समझाई हैं तीनों कंडीशंस, वो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू मार्शल लर्नर कंडीशन फॉर द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट टू बी स्टेबल, सम ऑफ द इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड फॉर इम्पोर्ट एंड डिमांड फॉर एक्सपोर्ट शुड बी मोर देन 1। ठीक है, यही हमने पढ़ा था कि अगर आपकी मार्शल लर्नर कंडीशन के अंदर मार्केट तभी स्टेबल होगी या आपकी डिवैल्यूएशन तभी आपकी सक्सेसफुल होगी व्हेन द इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड फॉर इम्पोर्ट एंड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एक्सपोर्ट का जो सम है दैट इज़ मोर देन 1। ठीक है, अगर इट इज़ लेस देन 1 तो डेटीरियोरेट होता है, अगर इट इज़ इक्वल टू 1 तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता आपके BOT पे। ठीक है, नेक्स्ट, 3 पिलर्स ऑफ एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एपेक की क्या 3 खूबियाँ हैं वो आपको बतानी है। सो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लिबरलाइजेशन। तो ट्रेड जो है उसके अंदर पूरी लिबरलाइजेशन है आपकी, इन्वेस्टमेंट के लिए पूरी लिबरलाइजेशन है, यानी कि लिबरल रिफॉर्म्स है वहाँ पर, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ठीक है, बिजनेस फैसिलिटेशन, बिल्कुल बिजनेस फैसिलिटेशन के ऊपर फोकस है। देन इकोनॉमिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन। मिलिट्री कोऑपरेशन वहाँ पर नहीं है। ठीक है, सो मिलिट्री कोऑपरेशन नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। दिस इज अ बेसिक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? A, B, C एंड सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ BOP। अगेन BOP का मैंने पूरा स्ट्रक्चर पिछली वीडियो में समझाया था, उसे आप ज़रूर से देख लीजिएगा। हमें पता है BOP के अंदर 2 तरीके के अकाउंट होते हैं, एक करंट होता है, एक कैपिटल होता है। करंट अकाउंट के अंदर आपके फ्लो वेरिएबल्स आते हैं, कैपिटल अकाउंट में चेंज इन द स्टॉक वेरिएबल्स आता है। तो करंट के अंदर कौन से आते हैं? ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, इनकम, रिसीट्स एंड पेमेंट्स। और कैपिटल के अंदर कौन सा आता है आपका? बोरोइंग आ जाता है, लेंडिंग आ जाता है, इन्वेस्टमेंट्स आ जाती हैं। ठीक है, और एक अलग से आपका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आ जाता है। ठीक है, चलो तो हम देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट में इनविजिबल्स आपके नहीं आएंगे। दिस इज ट्रेड इन सर्विसेज। ठीक है, तो ट्रेड इन सर्विसेज आपका किस में चला जाएगा? दिस विल बी इन करंट अकाउंट। देन प्राइवेट ट्रांसफर आपका इसमें नहीं आ रहा था। कमर्शियल बोरोविंग्स, ठीक है, जो आप बोरोविंग्स करते हो ये आपके कैपिटल अकाउंट में चली जाती है। ठीक है, देन इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम क्या है आपकी? दिस इज इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट इनकम। इंटरेस्ट इनकम कहाँ आती है? करंट अकाउंट के अंदर आती है। देन ये ट्रांसफर्स भी आपके किस में आते हैं? यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ये भी आपके करंट में आते हैं। खाली आपकी कमर्शियल बोरोविंग्स जो है वो कैपिटल अकाउंट में आती है, बिकॉज इट इज़ रिलेटेड टू एसेट एंड लाइबिलिटी पोजीशन ऑफ द कंट्री। ओके, नेक्स्ट, द एक्सेस सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी अबव द नो ट्रेड इक्विलिब्रियम प्राइस गिव वंस नेशंस। ठीक है, आपकी एक सिचुएशन है जहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी कि आपका कोई भी नो ट्रेड यानी कि फॉरेन ट्रेड, कोई भी फॉरेन ट्रेड आपका नहीं हो रहा है, और टार्की की सिचुएशन है। ठीक है, और टार्की की सिचुएशन, और टार्की क्या होता है? नो ट्रेड सिचुएशन। चलो, तो अगर और टार्की के सिचुएशन के बाद इफ़ देयर इज एक्सेस सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, अगर ज़्यादा सप्लाई कर रहे हो आप अपनी कमोडिटी को इन द इंटरनेशनल मार्केट, तो दैट मीन्स व्हाट? दिस इज एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट सप्लाई। एक्सपोर्ट को ही तो आप सप्लाई करते हो ना आउट ऑफ योर डोमेस्टिक मार्केट। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्ट डिमांड हो जाएगी। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास एक्सेस डिमांड हो रही है सो दैट इज इंपोर्ट डिमांड। ठीक है, सो अगर एक्सेस डिमांड है दैट विल बी इंपोर्ट डिमांड। इफ देयर इज एक्सेस सप्लाई फ्रॉम द कंट्री इट इज एक्सपोर्ट सप्लाई। ओके, चलो, तो आंसर इसका होना चाहिए थर्ड। नेक्स्ट, प्रोविजन अंडर द मेंबरशिप क्लॉज ऑफ IMF इज दैट एनी कंट्री कैन बिकम अ मेंबर। ठीक है, IMF में कोई भी कंट्री मेंबर कब बन सकती है आपकी? IMF में कोई भी कंट्री आपकी मेंबर कब बन सकती है? जब
योर कंट्री इज़ विलिंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ द वर्ल्ड बैंक, ठीक है, एंड विलिंग टू पे ऑल इट्स सब्सक्रिप्शन इन द गोल्ड, ठीक है। तो सब सब्सक्रिप्शंस आपकी गोल्ड के अंदर नहीं होती हैं, आप अपनी करेंसी के अंदर भी पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी करेंसी में भी पेमेंट करते हो और दूसरी करेंसीज के फॉर्म में भी आप पेमेंट कर सकते हो और गोल्ड की फॉर्म में भी कर सकते हो, ठीक है। आपका कुछ फिक्स परसेंटेज होता है, आई गेस 75% जो है आप अपनी करेंसी में पे कर सकते हो, बाकी का जो 25% है वो दूसरी करेंसीज में पे कर सकते हो या गोल्ड की फॉर्म में। सो दिस इज़ रॉन्ग, सिर्फ गोल्ड की फॉर्म में नहीं होता है। नेक्स्ट, कंट्री इज़ विलिंग टू बी अ मेंबर ऑफ द WTO एंड विलिंग टू पे ऑल सब्सक्रिप्शन इन गोल्ड। WTO नहीं होता है, वर्ल्ड बैंक का मेंबर होता है। कंट्री इज़ विलिंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ वर्ल्ड बैंक एंड विलिंग टू पे द सब्सक्रिप्शन, करेक्ट। सब्सक्रिप्शन पे करने के लिए वो राज़ी है। सब्सक्रिप्शन क्या होता है, देखो, जब भी आपको IMF का मेंबर बनना है, किसी भी कंट्री को IMF का मेंबर बनना है तो उसे कुछ पैसा देना पड़ता है, ठीक है। तो उस पैसे, जो पैसा पे कर रहा है वहाँ पर, या कुछ जो अमाउंट उन्होंने फिक्स किया हुआ है मेंबर बनने के लिए, वो जो अमाउंट वो पे कर रहा है दैट इज़ सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो ये सही है आपकी थर्ड। UNO का मेंबर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर यहाँ पर नहीं होता है। सो थर्ड ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। आई गेस मेरा कैमरा जो है वो ऑफ हो गया है सडनली, लेट मी चेक। ओके, आई डोंट नो फ्रॉम कितना टाइम से ये बंद था कैमरा, मैंने अभी नज़र डाली तो कैमरा चल नहीं रहा था। चलो, नाउ इट्स विजिबल, आगे बढ़ते हैं। A foreign exchange risk involves the transaction exposure, the accounting exposure and the economic exposure, ठीक है। तो फॉरेन एक्सचेंज रिस्क के अंदर आपके 3 तरीके के एक्सपोजर्स होते हैं, एक ट्रांजैक्शन एक्सपोजर होता है, अकाउंटिंग एक्सपोजर होता है और इकोनॉमिक एक्सपोजर होता है। अगेन अ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट, कमोडिटी और नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड। अगेन आपका टर्म्स ऑफ ट्रेड के टाइप्स में से क्वेश्चन आ गया है। सो नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या था, जो प्राइस की फॉर्म में होता है। ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या था, जो क्वांटिटी की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ग्रॉस कौन सा था, जिसमें आपका क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट बाय क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट। अगर आप बात करें नेट बार्टर टर्म्स की, दैट वाज प्राइस ऑफ एक्सपोर्ट डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ इंपोर्ट। तो आपका फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, इमराइजिंग ग्रोथ किसने दिया है, जगदीश भागवती जी ने दिया है, ठीक है। नेक्स्ट, इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट ट्रांसफर पेमेंट, ये अभी मैंने आपको बताया था, यूनिलेटरल ट्रांसफर कहाँ पर आती है, आपकी करंट अकाउंट में आती है। नेक्स्ट, ओके, सो आपका दिसंबर 2018 का पेपर स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंज बिफोर इंडियन इकोनॉमी एज ऑफ नाउ। हमारी इंडियन इकोनॉमी के सामने अभी तक जो मैक्रो इकोनॉमिक चैलेंज नहीं आया है वो कौन सा है इनमें से, ठीक है। डेप्रिसिएशन तो हम देखते रहते हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी तो होता ही रहता है। देन वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट भी हमारा चलता रहता है, क्योंकि इंपोर्ट्स हमारे हैवी हैं, एक्सपोर्ट्स इतने ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट, राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म इन द वर्ल्ड। तो राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म इन द वर्ल्ड, प्रोटेक्शनिज्म क्या होता है, जब आप अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करते हैं बाय इम्पोजिंग टैरिफ्स ऑन द अदर कंट्रीज, ठीक है। तो ये भी इंडियन इकोनॉमी फेस करती है। हाई इम्पोर्ट ऑफ गोल्ड, ठीक है, ये प्रॉब्लम जो है हमारी इंडियन इकोनॉमी फेस नहीं करती है, ठीक है। सो दिस इज़ द राइट ऑप्शन आपका, ठीक है। सो आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि आपसे उन्होंने नॉट पूछा था, इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, तो ये कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगेन फैक्ट बेस्ड, तो पहले फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते थे, अब आपसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, पर इनके ऊपर इतना ज़्यादा फोकस भी मत करना। ज़्यादा फोकस आपको रिसेंट जो पेपर है, जो कि पिछली वीडियो थी, उस पर करना है, क्योंकि उसमें आपको मैंने सारी थ्योरीज ढंग से करवाई हैं। प्लस जो मैंने इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की एक मैराथन ली हुई है, वो मैंने पिछले अटेम्प्ट के लिए ली थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है आपके लिए, उनको आप ज़रूर से देख लीजिएगा, ठीक है। अगेन अगर आपको पूरा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स देखना है, जिसके लिए आपके पास मेरे हिसाब से भी टाइम नहीं होगा, बट स्टिल ऑन माई अनअकैडमी प्रोफाइल, आई एम नॉट प्रमोटिंग अनअकैडमी ऑन माई प्लेटफॉर्म, बट मैं अपनी प्रोफाइल को, अगेन मैं यही चीज़ बोल रही हूँ, अपनी प्रोफाइल को मैं प्रमोट कर रही हूँ, क्योंकि उस पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत लगा के स्पेशल क्लासेस में कंप्लीट माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स और भी बहुत सारे आपको सब्जेक्ट्स, सारे कंप्लीट न्यूमेरिकल्स जितने भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ करवाया हुआ है। तो उस पर जाके आप देख सकते हो इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का, उसमें मैंने हर एक थ्योरी करवाई है जो भी आपके पेपर में पूछी जा सकती है, ठीक है।
चलो, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ ओपननेस ऑफ द इकोनॉमी। सो ओपननेस आपकी कैसे मेजर होती है, व्हेन यू मेजर द एक्सपोर्ट प्लस इम्पोर्ट डिवाइडेड बाय जीडीपी। ठीक है, यानी कि आपके जीडीपी का कितना प्रपोर्शन आपकी ओपन इकोनॉमी में जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज ओपननेस मेजर। नेक्स्ट, हाँ अब ये देखो क्या है, कैपिटल लेबर रेशियो इन कंट्री ए इज मोर एज कम्पेयर टू कैपिटल लेबर रेशियो इन कंट्री बी। तो अभी आपका किससे रिलेटेड है, दिस इज रिलेटेड टू योर हेक्सर-रोलिन मॉडल। ठीक है, सो हेक्सर-रोलिन मॉडल के अंदर आपको दो तरीके से अबंडेंस की बात की गई है। ठीक है, कैसी, एक तो है आपका क्वांटिटी से रिलेटेड। ठीक है, यानी कि आपकी फैक्टर एंडोमेंट से रिलेटेड। सो इफ कैपिटल लेबर रेशियो इन कंट्री ए इज मोर देन द कैपिटल लेबर रेशियो इन कंट्री बी। ठीक है, यानी कि जो ए कंट्री है उसमें कैपिटल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लेबर, और बी कंट्री में उतना ज़्यादा नहीं है कैपिटल एज़ कम्पेयर टू लेबर। दैट मीन्स ए इज़ कैपिटल अबंडेंट। ठीक है, यानी कि ए कंट्री के अंदर कैपिटल ज़्यादा है एंड बी इज़ लेबर अबंडेंट, यानी कि बी कंट्री के अंदर लेबर ज़्यादा है। ठीक है, इसी को दूसरे तरीके से आपसे कैसे पूछा जा सकता है पेपर में, इफ़ प्राइस ऑफ लेबर इज़ divided by price of capital is more in A as compared to price of labor by price of capital in country B। अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है प्राइस की फॉर्म में, प्राइस ऑफ लेबर क्या है, योर वेजेस, प्राइस ऑफ कैपिटल क्या है, योर रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, W/R इन कंट्री A इज़ मोर देन W/R इन कंट्री B। दोनों सेम ही है आपके। ठीक है, ये दोनों। चलो, तो अगर आप देखोगे इसका मतलब क्या है कि लेबर का जो प्राइस है, यानी कि जो लेबर की वेजेस हैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कैपिटल की वेजेस। ठीक है, कंट्री ए के अंदर। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कैपिटल जो है वो तो सस्ती है लेकिन लेबर जो है वो महंगी है, क्योंकि लेबर का प्राइस ज़्यादा है। तो लेबर महंगी कब होगी, जब वहाँ पे लेबर की कमी होगी। ठीक है, तो ए कंट्री क्या है, इट इज़ कैपिटल अबंडेंट। ये वाली सिचुएशन से भी हमें पता चलता है कि ए इज़ कैपिटल अबंडेंट, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल जो है वो सस्ती है, क्योंकि दिस इज PL बाय PK इज़ मोर, यानी कि PL इज़ मोर एंड PK इज़ लेस। ठीक है, तो कैपिटल का जो प्राइस है वो कम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है कंट्री ए में, यानी कि यहाँ पर कैपिटल ज़्यादा होगी तभी तो सस्ती है, जब ज़्यादा होती है चीज़ तभी सस्ती होती है। एंड B इज़ लेबर अबंडेंट। तो अबंडेंस की, रिलेटिव अबंडेंस की जो डेफिनेशन है वो दोनों फॉर्म में हो सकती है, क्वांटिटी की फॉर्म में भी और प्राइस की फॉर्म में भी, फैक्टर की क्वांटिटी भी और फैक्टर की प्राइस की फॉर्म में भी। तो दोनों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, कंट्री ए इज़ कैपिटल अबंडेंट। ओके, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, devaluation will be more effective when international capital is not freely mobile। ठीक है, अब ये कौन सा आ गया आपका, दिस इज मार्शल लर्नर वाली कंडीशन। ठीक है, तो जब आपकी इंटरनेशनल कैपिटल इज नॉट फ्रीली मोबाइल तो आपकी डिवैल्यूएशन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है। सो सेकंड आपका ठीक हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। राउंड ट्रिपिंग इन इंटरनेशनल ट्रेड इज़ अ मेथड। ठीक है, राउंड ट्रिपिंग क्या होता है, राउंड ट्रिपिंग के अंदर आप अपने टैक्स को इवेड करने की कोशिश करते हो। ठीक है, आप अपने टैक्स को नहीं पे करते हो, ये टैक्स को इवेड करने का एक तरीका है आपका राउंड ट्रिपिंग। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, historically terms of trade of developing countries have been unfavorable due to the fact that when income in developed countries rises demand for primary good decline। अब ये कौन सा है, इमेज राइजिंग ग्रोथ। ठीक है, इमेज राइजिंग ग्रोथ में ही ये चीज़ एक्सप्लेन की गई है कि कोई भी डेवलपिंग कंट्री जो है वो इमेज राइजिंग ग्रोथ क्यों फेस करती है, क्योंकि उसके टर्म्स ऑफ ट्रेड इतने डेटीरियोरेट हो जाते हैं कि उसका वेलफेयर फॉल होने लगता है। अब वो टर्म्स ऑफ ट्रेड क्यों डेटीरियोरेट होते हैं, बिकॉज इट्स GDP डिपेंड्स अपॉन इट्स एक्सपोर्ट सेक्टर। वो इतना ज़्यादा अपने एक्सपोर्ट सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट हैं कि उनके जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो डिटीरियोरेट होने लगते हैं। क्यों होने लगते हैं, क्योंकि कोई भी डेवलपिंग नेशन क्या एक्सपोर्ट करती है, कोई भी डेवलपिंग नेशन प्राइमरी गुड्स को एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, एंड प्राइमरी गुड्स आर इनकम इन इलास्टिक। ठीक है, यानी कि जब
डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर इनकम बढ़ेगी, ठीक है। जब इनकम बढ़ेगी तो प्राइमरी गुड्स की डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। डिमांड उतनी की उतनी रहेगी प्राइमरी गुड्स की, आप कितना ही फूड खरीद लोगे, ठीक है। फूड की जो डिमांड होती है वो इनइलास्टिक होती है। आप बहुत अगर कल को आपकी इनकम 1 लाख से 5 लाख हो जाएगी तो आप अगर आप 2 रोटी खाते हो तो कल को 10 रोटी नहीं खाने लगोगे, आप खाओगे 2 से 3 कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। 10 तो नहीं खाने लगोगे। तो आपकी जो प्राइमरी गुड्स या एग्रीकल्चरल गुड्स की जो डिमांड होती है वो इनकम इनइलास्टिक होती है। चलो, सो इसकी वजह से ही जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी जो गुड्स की डिमांड है इन द फ्यूचर वो फॉल करने लगेगी, जिसकी वजह से उनके टर्म्स ऑफ ट्रेड डेटीरियोरेट करेंगे, जिसकी वजह से उनका वेलफेयर फॉल करेगा। दिस इज इमेजराइजिंग ग्रोथ, ठीक है। चलो, सो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्राइमरी गुड्स इज जीरो, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर प्राइमरी गुड इज लो, ठीक है। इट इज़ नॉट जीरो, एकदम ही परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं होता है, ठीक है, लेकिन इनइलास्टिक होता है। डिमांड बढ़ेगी पर उतना नहीं बढ़ेगी जितनी इनकम बढ़ेगी, ठीक है। सो इट इज लो, सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यू ट्रेड थ्योरी। न्यू ट्रेड थ्योरी क्या कहती है कि ये एक टॉक्स अबाउट मोनोपोलिस्टिक नेचर ऑफ द मार्केट, ठीक है, कि आपकी जो मार्केट है इट इज़ मोनोपोलिस्टिक, यानी कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स वो बेच रहे हैं, एडवर्टाइजिंग वो कर रहे हैं, ठीक है, सेलिंग कॉस्ट लगा रहे हैं कुछ ना कुछ, फ्री एंट्री एंड एग्जिट है मार्केट के अंदर, इस तरीके की आपकी मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है। देन दे फोकस ऑन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है, बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यानी कि जब आप लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन करने लगते हो तो उससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदे मिलने लग जाते हैं, तो वो फ़ायदों के बारे में भी यहाँ पर डिस्कशन की गई है। देन इट अज्यूम्स वाई कंट्रीज ट्रेड इन सिमिलर गुड्स, ठीक है, कंट्रीज़ जो हैं वो सेम गुड्स के अंदर क्यों ट्रेड करती हैं। अब जैसे हेक्सर-रोलिन मॉडल है आपका, ठीक है, हेक्सर-रोलिन मॉडल में वो क्या कहता है कि लेबर अबंडेंट वाले जो हैं वो लेबर इंटेंसिव को एक्सपोर्ट करेंगे और कैपिटल इंटेंसिव वाले जो हैं वो कैपिटल इंटेंसिव को एक्सपोर्ट करेंगे, ठीक है। यानी कि ये लेबर वाले ने एक्सपोर्ट किया इसको, कैपिटल इंटेंसिव वाले ने एक्सपोर्ट किया इसको, यानी कि इन दोनों ने अलग अलग टाइप के गुड्स को ट्रेड किया है आपस में। लेकिन न्यू ट्रेड थ्योरी कहती है कि आप ज़रूरी नहीं है कि अलग अलग टाइप के गुड्स को ही आपस में ट्रेड करेंगे, आप सिमिलर गुड्स को भी ट्रेड करते हो, एक जैसे गुड्स को भी आप ट्रेड करोगे। फॉर एग्जांपल ये दोनों कंट्रीज़ लेबर इंटेंसिव को भी आपस में एक्सपोर्ट करेंगी और कैपिटल इंटेंसिव को भी आपस में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करेंगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपका ठीक है, फ्री ट्रेड यहाँ पर नहीं एज्यूम्ड होता। फ्री ट्रेड आपका ट्रेडिशनल थ्योरीज में है, ठीक है, जैसे आपकी हेक्सर-रोलिन हो गई या आपकी कंपैरेटिव एडवांटेज हो गया या आपका एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज हो गया, हाइबर्लर की थ्योरी हो गई। ट्रेडिशनल थ्योरीज जो हैं उन सब में फ्री ट्रेड एज्यूम किया जाता है, न्यू ट्रेड थ्योरी में नहीं किया जाता। यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस, टैरिफ्स आपके टेक इनटू कंसिडरेशन किए जाते हैं। मोनोपोलिस्टिक कंडीशन है, एक्सप्लॉइट्स द इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ठीक है। तो ये तीनों आपके ठीक हैं, फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बता भी दिए थे, कई सारे कॉपी राइट्स हो गया, आपका पेटेंट्स हो गया, आपका ट्रेडमार्क हो गया, जोग्राफिकल इंडिकेटर्स हो गया, और भी 2-3 तरीके के आपके सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। सो ऑल ऑफ दीज आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑन कैपिटल अकाउंट डज नॉट इंक्लूड, ये भी हमने देखा था कैपिटल अकाउंट में क्या क्या नहीं आता। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आएगा, ठीक है। नेट इनकम ट्रांसफ़र ये नहीं आएगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा सेकंड। अब ये क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये करंट अकाउंट में आता है आपका, ठीक है। दिस इज यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। बैलेंसिंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ये भी आएगा, गवर्नमेंट लोन्स तो ये भी आएगा, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के कैपिटल अकाउंट में सिर्फ सेकेंड ऑप्शन नहीं आएगा, विच इज़ द राइट आंसर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी अज्यूम्स दैट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी क्या अज्यूम करती है, लेबर इज़ द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नो, ये अज्यूम करती है कि लेबर और कैपिटल दोनों आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। देन लेबर इज़ होमोजीनियस, ऐसी भी कोई अजम्पशन मेंशन नहीं की गई है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। कॉस्ट ऑफ कमोडिटी इज इक्वल्स टू लेबर कॉस्ट, नो, दोनों कॉस्ट होती हैं यहाँ पे, लेबर कॉस्ट भी और कैपिटल कॉस्ट भी, ठीक है, दोनों की कॉस्ट, यानी कि आपकी वेजेस भी और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी, तो तीनों ही आपके इसके अंदर अजम्पशन नहीं ली गई है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। सो थर्ड ऑप्शन इज द राइट, नन ऑफ द अबव। ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स जुलाई 2018 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें एब्जॉर्प्शन अप्रोच, ठीक है, एब्जॉर्प्शन अप्रोच ऑफ एनालाइजिंग बीओपी। किसने दी है ये एब्जॉर्प्शन अप्रोच, ये बहुत बार आया पेपर में, दिस इज सिडनी अलेक्जेंडर, ठीक है, तो सिडनी अलेक्जेंडर ने अप्रोच दी है। देन ये वाली जो थ्योरी है मैंने अपने मैराथन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की जो मैराथन ली थी अपने चैनल के ऊपर एक्सप्लेन की हुई है, तो उसको आप देख सकते हो, ठीक है।
विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच विद रिगार्ड टू बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। अगेन बीओपी, देखो बीओपी के कितने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, हमने रिसेंट में भी देखा है बीओपी के काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं और पहले से भी आ रहे हैं ये क्वेश्चंस। तो बीओपी को आप अच्छे से करके जाइए, एटलीस्ट आपके एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन जो है वो बीओपी से ही सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, सो इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इम्पोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विस है तो करंट अकाउंट में तो जाएगा, डेबिट होगा या क्रेडिट ये कैसे डिपेंड करता है कि पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है। तो अगर पैसा आ रहा है, ठीक है, अगर पैसा आ रहा है तो आप क्रेडिट करते हो, अगर पैसा जा रहा है तो आप डेबिट करते हो, ठीक है। तो अगर आप इंपोर्ट करोगे तो पैसा जाएगा तो आप डेबिट करोगे, तो यानी कि ये तो ठीक है। देन रिसीट ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट, तो अगर आपने ट्रांसफ़र पेमेंट की बात करिए तो करंट अकाउंट में आएगा, प्लस रिसीट ऑफ ट्रांसफ़र पेमेंट तो ये आपका क्रेडिट साइड में जाएगा क्योंकि रिसीव हुआ है ये आपको, ठीक है। सो दिस इज राइट। नेक्स्ट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीट्स, ठीक है, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जाता है, इन्वेस्टमेंट आपकी कैपिटल अकाउंट में जाती है, दिस इज करेक्ट। देन आपका आया है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रिसीट, यानी कि पैसा आपको मिला है, सो दिस इज अगेन दिस विल गो इन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैपिटल अकाउंट। लास्ट है आपके पास यहाँ पर पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिडेम्पशन, ठीक है। सो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिडेम्पशन जब आपने करी है इसका मतलब आपने पैसा वापस किया है, ठीक है। तो जब आपने पैसा एक सेकेंड, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिडेम्पशन, आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी थी वहाँ से आपको पैसा जो है वो, एक मिनट रुकिए, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिडेम्पशन, हाँ ठीक है, आपकी यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट आई थी उसको आपने वापस किया है, ठीक है। तो ये आपकी किस में जाएगी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है, करंट अकाउंट में नहीं, ये कैपिटल अकाउंट में जाएगी, ठीक है। डेबिट होगी क्योंकि पैसा आपने वापस किया है, बट इन द कैपिटल अकाउंट एंड नॉट द करंट अकाउंट, ओके। तो दिस इज राइट, 4th ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा क्योंकि हमें नॉट करेक्टली मैच करना था। प्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस इज रिलेटेड टू, ठीक है। प्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस अगर आपको देखना है तो वो भी मैंने अपनी मैराथन के अंदर समझाया हुआ है इंटरनेशनल ट्रेड की, तो उसको आप देख लीजिएगा। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम, नो। टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, येस, इट इज रिलेटिंग टू डेटीरियोरेटिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, डेटीरियोरेटिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ डेवलपिंग नेशंस, ठीक है। तो इसको प्रेविस सिंगर हाइपोथेसिस को हम डेटीरियोरेटिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड हाइपोथेसिस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो इट इज राइट। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इनके हिसाब से कौन सा सही नहीं है बीओपी के हिसाब से। इफ अ फॉरेन सिटीजन डिपॉजिट सम मनी इन द बैंक इन इंडिया, अकाउंट इज रिगार्डेड एज क्रेडिट। अगर किसी बाहर के बंदे ने कोई पैसा हमारे इंडिया के बैंक के अंदर लगाया है, मतलब पैसा डाला है, तो वो क्रेडिट होगा या डेबिट, तो ऑब्वियसली क्रेडिट होगा क्योंकि पैसा मिला है हमें। नेक्स्ट, करंट अकाउंट बैलेंस शोज ओनली द बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, तो करंट अकाउंट के अंदर सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड नहीं आता, इसमें आपके यूनिलेटरल ट्रांसफर्स भी आते हैं, ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स आते हैं आपके, और इनकम रिसीट्स एंड पेमेंट्स भी आते हैं, तो इसीलिए ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, अलाउइंग फॉर एरर्स एंड ओमिशंस अकाउंट ऑलवेज बैलेंस, एरर एंड ओमिशन आपका होता है, उसके बाद बैलेंस, क्योंकि जो बीओपी है, बीओपी का बैलेंस हमेशा आपका 0 आना चाहिए, ठीक है। बीओपी मस्ट बी बैलेंस, क्योंकि नाम ही है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो अगर आपके करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट को मिला के बैलेंस 0 नहीं आ रहा है, दैट मीन्स आपने कुछ गलती कर दी है कैलकुलेशन में, तो वो जो आपका अमाउंट नहीं आ रहा है वो वाले अमाउंट को आप एरर एंड ओमिशन में डाल देते हो, आप कहते हो ये कुछ हमसे गलतियाँ हो गई हैं, ठीक है, तो उसको एरर एंड ओमिशन में डाल के आप अपने बैलेंस को 0 कर देते हो। If the country's reserves of foreign currency increase, then there is a minus sign for this entry, which is right, क्योंकि मैंने आपको बताया था फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो आपका होता है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एसेट, तो जब ये इंक्रीज करती है तो हम इसको डेबिट करते हैं, दैट मीन्स माइनस का साइन, व्हेन इट फॉल्स तो हम इसको क्रेडिट करते हैं, दैट मीन्स अ प्लस साइन। सो दिस इज ऑल्सो राइट, सिर्फ आपका सेकेंड वाला गलत है। नेक्स्ट, let elasticity of demand for exports for a certain country by EX, elasticity of demand for imports be EM, assume that the country devalues its currency, its BOP will almost certainly show an improvement if, again, Marshall-Lerner condition, most important, 2018 में आया है, 2019 में आया है,
और आपका 2000 अभी जो रिसेंट क्वेश्चन आया था उसमें भी आया था, और शायद बीच में भी 21 और 20 में भी पक्का आया हुआ होगा, ठीक है, मुझे अभी याद नहीं है पर आया होगा डेफिनेटली। तो मार्शल लर्नर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो आप पिछली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है मार्शल लर्नर। चलो, सो मार्शल लर्नर कंडीशन क्या कहता है, आपका जो डिवैल्यूएशन है वो तभी आपके बैलेंस ऑफ ट्रेड को इम्प्रूव करेगा इफ़ EX + EM इज़ मोर देन 1, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने किया था एक क्वेश्चन, फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज रुपी टू डेप्रीशिएट अगेंस्ट डॉलर, ठीक है, रुपी डॉलर के अगेंस्ट डेप्रीशिएट कब करेगा, ठीक है। सो राइज इन इंटरेस्ट रेट इन इंडिया, सो ये तो अप्रिशिएट करेगा, अगर हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगी, ठीक है, लोग हमारे यहाँ पे जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पे आके इन्वेस्ट करेंगे, तो जिसकी वजह से हमारी करेंसी की एप्रिसिएशन होगी एंड नॉट डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट, फॉल इन द इनकम इन USA, दिस इज़ राइट, इससे क्या होगा, अगर USA में इनकम लेवल कम हो गया है यानी कि अब हमारे एक्सपोर्ट्स की डिमांड वहाँ पे कम हो जाएगी, ठीक है, यानी कि हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे तो हमारी कंट्री की जो करेंसी है इट विल डेप्रिशिएट। नेक्स्ट, अनएक्सपेक्टेड राइज इन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द रुपी, तो ये तो इन्होंने बिल्कुल साफ साफ ही बोल दिया कि डेप्रिसिएशन हो रही है, ठीक है। देन नेक्स्ट, सॉरी एप्रिसिएशन हो रही है कि हमारी जो एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी है वो इंक्रीज़ कर गया, ये तो डायरेक्ट ही इन्होंने बोल दिया। नेक्स्ट, एन इंक्रीज फ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया, तो जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारी इंडिया में आ रही है तो इससे तो हमारी करेंसी एप्रिशिएट होगी, डेप्रिशिएट नहीं होगी, ठीक है। एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है, करेंसी की वैल्यू का बढ़ जाना, ठीक है, और डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, हमारी करेंसी की वैल्यू का घट जाना, ठीक है। अब दो चीज़ें हैं, अप्रिशिएट जब करती है करेंसी तो उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है, यानी कि हमारी करेंसी स्ट्रॉन्ग हो रही है, लेकिन एक्सचेंज रेट फॉल करता है, ये समझ में आ रहा है। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन में क्या होता है, वैल्यू डिक्रीजेस, आपकी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज कर रही है इन द इंटरनेशनल मार्केट, बट एक्सचेंज रेट जो है वो इंक्रीज करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा $1 वॉज इज इक्वल्स टू ₹70 और कल को अगर $1 इज इक्वल्स टू ₹65 हो रहा है, सो दिस इज एप्रिसिएशन, ठीक है, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ गई है, यानी कि पहले $1 जिसके लिए हमें 70 रुपये देने पड़ते थे, अब उसके लिए हमें सिर्फ 65 ही देने पड़ रहे हैं, यानी कि हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन एक्सचेंज रेट फॉल हो गया, पहले 70 था अब 65 हो गया, ठीक है। ऐसे ही डेप्रिसिएशन में क्या है, इफ़ $1 इज इक्वल्स टू ₹70 एंड $1 इज इक्वल्स टू ₹75 हो रहा है, यानी कि आपने $1 के लिए पहले आपको 70 देने पड़ते थे, अब उसी $1 के लिए आपको 75 देने पड़ रहे हैं, यानी कि आपकी करेंसी की वैल्यू कम हो गई है, ठीक है, डेप्रिशिएट, लेकिन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, पहले 70 था अब 75 हो गया, ठीक है। तो दो चीज़ें हैं, ये ध्यान देनी है। सो दिस वॉज राइट आंसर, आपका क्या हो जाएगा, खाली सेकेंड, कि आपकी इनकम जब फॉल करेगी USA में तब आपका डेप्रिसिएशन होगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू मर्सेंटिलिस्ट, तो मर्सेंटिलिस्ट क्या कहते हैं कि आप एक्सपोर्ट को प्रमोट कीजिए, इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कीजिए, यानी कि आप अपना फ़ायदा देखिए, दूसरे का नुकसान कीजिए। तो जब एक पार्टी का फ़ायदा होता है, दूसरे का नुकसान होता है, तो कैसा सम गेम होता है, ज़ीरो सम गेम होता है, ठीक है। अगर दोनों पार्टीज़ का फ़ायदा हो तो पॉजिटिव सम गेम, अगर दोनों पार्टीज़ का नुकसान हो तो नेगेटिव सम गेम, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज़ इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन व्हेन कंट्री फेसेस इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, व्हेन योर PPC इज़ कॉन्केव टू द ओरिजिन, ठीक है। तो कॉन्केव कब होता है, जब आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीज कर रही होती है, व्हेन देयर इज़ इनकम्प्लीट स्पेशलाइजेशन, ठीक है, जब आप दोनों गुड्स को प्रोड्यूस करते हो। नेक्स्ट, which among the following is not correctly matched, तो gender development index is given by UNDP, ease of doing business is World Bank, inclusion is work in ये तो अभी थोड़ी देर पहले भी आया था शायद, inclusion index या दूसरा था वो इंडेक्स, देखते हैं। वर्ल्ड हंगर इंडेक्स इज नॉट गिवन बाय यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, इट इज़ नॉट गिवन बाय यूनाइटेड नेशंस, इट इज़ गिवन बाय सम अनदर, इट इज़, ये दो एजेंसीज मिलकर करती हैं, कि कौन सी एजेंसीज थी ये, वॉल स्मिथ करके कुछ है, एक सेकेंड, लेट मी सर्च फॉर इट। It is given by Concern Worldwide plus Wealth Hunger Kills, ठीक है।
These are the non-government NGOs of जर्मनी, सॉरी आयरलैंड एंड जर्मनी। ठीक है, ये NGO हैं आपके आयरलैंड और जर्मनी के दो, ये रिलीज़ करते हैं वर्ल्ड हंगर इंडेक्स या ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, सो दिस इज़ नॉट गिवन बाय यूनाइटेड नेशंस। आगे बढ़ते हैं। International trade along the lines of comparative advantage improves the allocative efficiency of existing resources. This is right. अगर आप comparative advantage के हिसाब से international trade करोगे तो आपकी जो allocative efficiency है वो increase करती है। This is right. Then international trade is an engine of growth. ये engine of growth भी है आपका international trade. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर राइट, लेकिन इन दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, A एंड R आर ट्रू बट R इज़ नॉट द रीज़न फॉर A। दो बोथ स्टेटमेंट्स ठीक है पर आपस में कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट, डीवैल्यूएशन रिजल्ट्स इन एक्सपेंडिचर स्विचिंग इन एन इकोनॉमी। एक्सपेंडिचर स्विचिंग का क्या मतलब होता है, जब आप एक सेक्टर से पैसा निकाल के दूसरे में लगा देते हो। ठीक है, सो जब डीवैल्यूएशन होती है तो इससे क्या होता है, डीवैल्यूएशन से आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, इंपोर्ट्स कम हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने अपना एक्सपेंडिचर स्विच कर दिया है फ्रॉम इंपोर्ट्स टू द डोमेस्टिक इकोनॉमी। ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन के अंदर अब आप खर्चा करेंगे क्योंकि अब आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं ज़्यादा। ठीक है, तो आपने एक्सपेंडिचर स्विचिंग करी है, दिस इज़ राइट। नेक्स्ट, डीवैल्यूएशन ऑल्टर्स द कॉम्पोजिशन ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट। दिस इज़ राइट। क्यों ऑल्टर क्यों कर रहा है आपकी कॉम्पोजिशन को, क्योंकि एक्सपोर्ट्स बढ़ गए हैं, इंपोर्ट्स आपके कम हो गए हैं, तो चेंज हो गई है ना दोनों की पोजीशन, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की। सो दिस इज राइट एंड दिस इज द रीजन फॉर ए। सो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड आर आर राइट एंड आर इज द करेक्ट रीजन फॉर ए। ओके, सो इसी के साथ हमारा एंड पर आ जाता है इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स की जो सीरीज़ है। तो ये दोनों वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं, जिसमें मैंने कंप्लीट आपको 2018 से 2023 के क्वेश्चंस करवाए हैं। तो आप ज़रूर से दोनों को देख लीजिएगा। इस वीडियो को तो आप देख चुके और पिछली वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। उसका जो लिंक है आपको या तो यहाँ दिख रहा होगा या यहाँ दिख रहा होगा, अभी नहीं तो थोड़ी देर में दिखेगा। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन दिस वीडियो टिल नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जो नीचे नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर दीजिए टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम माय चैनल। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उसका जो इस वीडियो का जो PDF है आपको वहीं पर मिलने वाला है और किसी भी वीडियो का PDF आपको वहीं पर मिलता है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं ऑन दिस गिवन हैंडल, और आप अगर मुझसे पर्सनली कुछ बात करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल भी लिख सकते हैं ऑन द गिवन ईमेल ऑन द स्क्रीन। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपके साथ शेयर करूँगी क्योंकि आपके जो पेपर हैं वो अब अनाउंस हो चुके हैं। ठीक है, 13 to 17 के बीच के आगे पेपर्स काफ़ी सारे होने वाले हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स का पेपर तो नहीं है बट जैसे कॉमर्स है, पॉलिटिकल साइंस है और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आपके पेपर हैं वो होने वाले हैं 13 से 17 के बीच में। तो मैं जल्दी कोशिश करूँगी कि पेपर 1 की वीडियोस जो हैं वो भी मैं फटाफट ला के ख़त्म करवा पाऊँ ताकि आपकी जो रिवीजन है वो जल्दी से हो पाए। ओके, बिफोर 13 ही आपकी पूरी रिवीजन हो जाए। चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, वेल्दी एंड नर्डी एंड डू नॉट फॉरगेट टू माइंड योर इकोनॉमिक्स। थैंक यू सो मच।